आइए आप लोगों का पुनः एक बार ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। जैसा कि अभी हम लोग भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के तहत पढ़ रहे थे, 1885 से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के बाद से ही प्रमुख घटनाओं देखते हुए चले आ रहे हैं। जैसा कि लॉर्ड कर्जन द्वारा बंग भंग आंदोलन पढ़ा हम लोगों ने। उसके बाद सबसे प्रमुख घटना हुई थी रोलेट एक्ट के तहत जलियांवाला बाग हत्याकांड, उसके बारे में बात किया था। आइए उसके बाद के कुछ आंदोलन के इतिहास के बारे में बात करते हैं, जैसे कि खिलाफत आंदोलन। एक खिलाफत आंदोलन का प्रारंभ वस्तुतः देखा जाए तो यह ब्रिटेन और तुर्क के बीच के आंदोलन से था। जब प्रथम विश्व युद्ध के बाद जैसे ही शांति व्यवस्था आई तो एक सीवर्स की संधि हुई थी 10 अगस्त को, जिसमें कहा गया था कि तुर्की शासन व्यवस्था के अंतर्गत जो है दोनों को अलग अलग अपना क्षेत्र बंटवारा हो जाएगा, लेकिन वहां सुल्तान के पद को छीन लिया गया ब्रिटेन के द्वारा, जिसके तहत 25 नवंबर 1919 को मोहम्मद अली एवं शौकत अली के नेतृत्व में भारत में खिलाफत आंदोलन किया गया। इस अवसर का लाभ उठाते हुए महात्मा गांधी ने देखा कि हिंदू और मुस्लिम की एकता का यह शुभ अवसर है, क्यों न हम मुस्लिम भाइयों का भी सहयोग करें, जिससे हमारा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और भी मजबूत हो सके, और खुलकर सहयोग किया। बहुत भारतीय हिंदू नेताओं ने सभी मुस्लिम नेताओं के साथ सहयोग किया और यह 25 नवंबर 19 से स्टार्ट हो गया। यह आंदोलन तीव्र गति रूप धारण कर लिया, संपूर्ण भारत में तीव्र गति रूप धारण कर लिया। वस्तुतः इस आंदोलन का समाप्ति हुआ जब 1924 में कमाल पाशा के नेतृत्व में वहां सरकार बनी तो समाप्त हो गया। तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में खिलाफत आंदोलन भी हिंदू मुस्लिम एकता को एक बहुत बड़ा बल प्रदान करता है, जो आगे चल के काम आता है। इसके बाद आता है महात्मा गांधी युग, एक प्रकार गांधी युग कहा जाता है। गांधी जी का सबसे बड़ा आंदोलन हुआ था असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 से प्रारंभ हुआ था, असहयोग आंदोलन, और यह आंदोलन का मुख्य केवल ध्येय ही था रोलेट एक्ट का विरोध करना, अंग्रेजों द्वारा बनी हुई वस्तुओं का परित्याग करना, अंग्रेजों को किसी भी राजकीय कार्यों में सहयोग न प्रदान करना। कुल मिलाकर के असहयोग, शांति रूप से असहयोग आंदोलन इनका मुख्य था। कुल मिलाकर के जितने भी विध्वंसक कानून थे अंग्रेजों के द्वारा बने, उसका पालन न करना, उसका विरोध करना गांधी जी। तो यह बार बार क्वेश्चन आता है, यह असहयोग आंदोलन कब स्टार्ट हुआ था? 1 अगस्त 1920 में। किसने प्रारंभ किया था? महात्मा गांधी ने। इसमें इसी आंदोलन के तहत केसर हिंद की उपाधि मिली थी। जब प्रथम विश्व युद्ध में सहयोग करने के लिए महात्मा गांधी को केसर हिंद की उपाधि मिली थी, जिसे वापस कर दिया। काहे का? केसर हिंद, केसर हिंद की उपाधि, जिसे लौटा दिया, पदक लौटा दिया महात्मा गांधी ने इस उपाधि को, और पूर्णतः विरोध में यह असहयोग आंदोलन संपूर्ण भारत में इतनी तीव्र गति से फैला कि छोटे किसान से लेकर छात्र किसान से लेकर सभी बड़े वर्ग तक चला गया, फैल गया, और जिससे कि परेशानी का सबब बन गए जो है। लेकिन उसी बीच में 2 वर्ष बाद एक घटना होता है गोरखपुर में। होता क्या है? वास्तव घटना का मुख्य कारण यह होता है कि वहां के कुछ किसान, कुछ लोग जो है समूह बना करके शराब बिक्री पर विरोध जताते हैं, शराब बिक्री पर विरोध करते हैं, जिसके खिलाफ वहां की पुलिस, जो ब्रिटानिया पुलिस थी, विदेशी अंग्रेजी थे, उनको बहुत प्रताड़ित करते हैं, मारते हैं, और इस प्रकार का
शोषण और वहां जो दमन देख करके वो सारे लोग एक साथ इकट्ठे होकर के रात को उस चौरी चौरा नामक स्थान जो गोरखपुर में है, कहाँ है वर्तमान में, गोरखपुर, चौरी चौरा कांड के नाम से फेमस है। चौरी चौरा नामक स्थान है गोरखपुर में। और यहाँ जो है 5 फरवरी 1922 का दिन था और वहाँ बहुत सारे समूह में इकट्ठे होकर के आग लगा देते हैं। वहाँ कई सिपाहियों का मौत हो जाता है। यहाँ कुछ छूटकर भागते हैं तो उनको उठा करके फेंक देते हैं उसी थाने के अंदर। और थाने में सारे सिपाही लगभग बताते हैं कि 22 से 25 सिपाही थे, सब लोग जल करके मर जाते हैं। यह सूचना जब महात्मा गांधी को मिलती है तो इससे क्षुब्ध हो जाते हैं, क्योंकि उनका हिंसा पर बिल्कुल भरोसा नहीं था, अहिंसावादी थे। उन्होंने कहा यह बहुत बड़ा घटना हुआ, हृदय विदारक घटना है, क्या हम उसी तरीके से व्यवहार करें। उन्होंने फिर इस जो है असहयोग आंदोलन को वापस ले लेते हैं। इस असहयोग आंदोलन को वापस ले लेते हैं और इस प्रकार यह चौरी चौरा कांड विख्यात है। और जब वापस ले लिया गया असहयोग आंदोलन तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में शामिल होने वाले जो भी नेता थे वो क्षुब्ध हो गए कि इस तीव्र गति से आंदोलन बढ़ रहा था। वास्तव में पूरा असहयोग आंदोलन पूरे देश में प्रभाव डाल चुका था, जिससे विचलित होते थे अंग्रेज भी, विचलित होते, अंग्रेजी शासन व्यवस्था भी डगमगा चुकी थी। लेकिन इस गांधी जी के वापस लेने के बाद सारे लोगों में शिथिलता सी आ गई और इस शिथिलता न उत्पन्न हो उसके कारण जो है मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास के नेतृत्व में एक नए दल की स्थापना। खैर उस दल के विरोध का भी सामना करना पड़ा, जिसे स्वराज दल कहते हैं। किस दल की स्थापना हुई? स्वराज दल की स्थापना हुई। बहुत सारे अपने भारतीय नेता विरोध भी किए जो गांधी से संबंधित थे, लेकिन अंततोगत्वा सारे लोगों का सहयोग मिला। चूंकि स्वराज दल का मुख्य उद्देश्य था असहयोग के ही उद्देश्य थे, असहयोग करना, सरकारी कार्यों में असहयोग करना और स्वराज की मांग का प्रबल अपना कानून व्यवस्था बनाना और उस कानून व्यवस्था में हमें भी सहयोग प्रदान करना। जो लेजिस्लेटिव असेंबली थे, जो द्वैध शासन था, उसमें मेरे भी सहभागिता होनी चाहिए। तो इसका जो है स्वराज दल की स्थापना 1922-23 में जो है मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास के नेतृत्व में की जाती है। कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि मोतीलाल नेहरू नहीं रहते, 4 ऑप्शन होता है, चित्तरंजन दास रहते तो चित्तरंजन दास लगाना है। कभी कभी चित्तरंजन दास नहीं रहते, मोतीलाल नेहरू ऑप्शन में रहते हैं, तो उसको आप दोनों का नाम आता है, दोनों ही अध्यक्षता की थे। खैरहाल इसमें पहली सफलता इन्होंने ली कमीशन की जातीयता वाली रिपोर्ट का विरोध किया, जो है जिसमें सफलता प्राप्त की। ली कमीशन वहां से आया था। दूसरा सफलता इस स्वराज दल ने प्राप्त किया 1925 में जो लेजिस्लेटिव का चुनाव हुआ, उस चुनाव में विट्ठल भाई पटेल का निर्वाचन हुआ। लेजिस्लेटिव असेंबली, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में पहली बार किसी भारतीय का जो है उस लेजिस्लेटिव असेंबली में। तो इस प्रकार से 1925 में विट्ठल भाई पटेल को पहली बार किसी भारतीय को जो है इसमें लेजिस्लेटिव असेंबली का सदस्य निर्वाचित किया गया। तो स्वराज दल एक जो बुझते हुए जड़ में एक बहुत बड़ा जल का काम किया और जिससे अपना आंदोलन आगे भी बढ़ा। इसके बाद साइमन कमीशन के बारे में चर्चा कर लेते हैं। यह भी एक प्रमुख घटना थी। साइमन कमीशन भारत में वस्तुतः देखा जाए, साइमन कमीशन जो है 1919 का जो अधिनियम बना था उसी के तहत रिपोर्ट लगानी थी 10 वर्ष की। तो साइमन कमीशन जो है वहां 8 नवंबर 1927 को साइमन कमीशन इंग्लैंड के प्रधानमंत्री द्वारा पारित किया जाता है और वह साइमन कमीशन जो है 3 फरवरी 1928 को भारत में आता है, जिसका विरोध भारत
कि राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लेने वाले बहुत सारे नेताओं के द्वारा किया जाता है, जिसमें उसकी अध्यक्षता लाला लाजपत राय करते हैं। लाला लाजपत राय, जिसे पंजाब केसरी के नाम से भी जाना जाता है, लाला लाजपत राय को 1928 में साइमन कमीशन का विरोध किया और विरोध इतना तीव्र गति से हुआ कि वहां अंग्रेजों द्वारा पूरी तरह पीटा गया, सभी जो है भारतीयों को पीटा गया, जिसमें इतनी चोटें आई कि कुछ दिनों बाद जो है लाला लाजपत राय की मृत्यु हो जाती है। लेकिन मृत्यु के पूर्व उन्होंने यह कहा था कि सुन लो गोरों, जितने भी लाठियां हमारे ऊपर पड़ी हैं, ये सभी लाठियां जो है एक दिन ताबूत में कील के काम आएंगी आपके, और वह सिद्ध भी हुआ। इस प्रकार से साइमन कमीशन का मुख्य उद्देश्य था केंद्र में किसी प्रकार का उत्तरदायित्व न प्राप्त होना। केंद्र में उत्तरदायित्व, भारतीयों को केंद्र में उत्तरदायित्व न होना, न प्राप्त होना। केंद्र में किसी प्रकार को अब प्रांतों में पूर्ण स्वायत्तता हो, प्रांतों में पूर्ण स्वायत्तता हो, किंतु संपूर्ण जो है अधिकार गवर्नर के हाथ में हो, और गवर्नर के हाथ में हो। इसके साथ साथ और भी थे, उच्च न्यायालय है, न्यायाधिकार जो है वह भारतीय जो मंत्री हैं ब्रिटिश के, उनके अधिकार में हो उच्च न्यायालय। तो कुल मिलाकर लंबा यह कहा गया। अंततोगत्वा इसे जो है साइमन कमीशन की रिपोर्ट सौंपी गई 1930 में। तो उसमें यह एक प्रश्न रखा गया कि संपूर्ण भारत के जो सभी प्रकार के नेता हैं सभी दल के, उनको एक गोलमेज सम्मेलन बुलाया जाए, जिसमें सभी की बातों को रखा जाए। इस प्रकार से साइमन कमीशन हुआ। 3 फरवरी 1928 को वहां का पास हुआ था साइमन कमीशन। 8 नवंबर 1927 को इंग्लैंड के जो है प्रधानमंत्री के द्वारा मुख्य रूप से भारतीयों को केंद्र में किसी प्रकार का उत्तरदायित्व तो न होना, प्रांतों में स्वायत्तता हो लेकिन पूर्ण अधिकार गवर्नर जनरल को, और तमाम न्यायिक अधिकार भी इनसे छीन लिया गया था। तो यह हुआ।